अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम ज़कात के कुछ अहम और ज़रूरी मसाइल आपके सामने पेश करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ज़कात के मुताल्लिक आपके कई सवालात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला मसला यह है, मिसाल के तौर पर किसी के पास 2023 में 70,000 रुपया आए और ये मालूम होना चाहिए कि 612 ग्राम चांदी अगर होती है तो ज़कात वाजिब होती है। 612 ग्राम चांदी या 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर अगर रुपये होते हैं किसी के पास तो ज़कात वाजिब होती है। तो समझ लीजिए कि 70,000 रुपये में 612 ग्राम चांदी या उससे ज़्यादा चांदी आ जाती है और किसी पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो अब हमें यह देखना है कि 70,000 रुपये उसके पास कब आए। मिसाल के तौर पर 2023 में 5 मुहर्रम को उसके पास 70,000 रुपया आए, तो 5 मुहर्रम ज़कात के वाजिब होने का दिन है, वो उसको याद रखना पड़ेगा। अब 2024 में जब 5 मुहर्रम का दिन आएगा तो उसको हिसाब करना पड़ेगा। 2024 में 5 मुहर्रम को उसके पास जितना भी माल होगा उस पर ज़कात वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर 70,000 रुपये थे, लेकिन 2024 में 5 मुहर्रम को उसके पास 1.5 लाख रुपया है। अगर 2024 में 1.5 लाख रुपये उसके पास आ गए, समझ लीजिए 80,000 उसके पास बाद में आए। 5 मुहर्रम को ज़कात वाजिब होती है, समझ लीजिए कि 4 मुहर्रम को 80,000 रुपये उसके पास आए और 5 मुहर्रम को 1.5 लाख रुपये उसके पास हो गए, तो अब उस पर 1.5 लाख रुपये की ज़कात वाजिब होगी। 2023 में जिस दिन ज़कात वाजिब हुई थी, 2024 में उसी दिन यानी कि 5 मुहर्रम को उसके पास जितनी भी रकम होगी, सोना चांदी पैसे, उन तमाम पर ज़कात वाजिब होगी, चाहे वो पैसे एक दिन पहले ही क्यों ना आए हो। जैसे कि पूरे साल उसके पास 70,000 रुपये रहे, लेकिन 1 मुहर्रम को या 4 मुहर्रम को 80,000 उसके पास कहीं से आ गए और 1.5 लाख रुपये उसके पास हो गए, तो 5 मुहर्रम को 1.5 लाख रुपये के हिसाब से उस पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से 2025 में 5 मुहर्रम को फिर से हिसाब होगा। अब 2025 में 5 मुहर्रम को ऐसा हुआ कि उसके पास सिर्फ 50,000 रुपये बाकी रहे, बाकी 1 लाख रुपये खर्च हो गए, चोरी हो गए, खत्म हो गए किसी भी तरीके से, अब उसके पास नहीं रहे। अब उसके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं और 50,000 रुपये 612 ग्राम चांदी के बराबर नहीं है, तो अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि 5 मुहर्रम से पहले, एक दिन पहले, 1 मुहर्रम को या 4 मुहर्रम को उसने घर खरीद लिया या कोई गाड़ी खरीद ली, या उसके पास से 1 लाख रुपये चोरी हो गए, खत्म हो गए, या उसने किसी को हदिया में दे दिए, कुछ भी हुआ, 1 लाख रुपये उसके पास नहीं रहे, उसके पास सिर्फ 50,000 रुपये रहे, तो अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। चाहे 1 मुहर्रम तक 1.5 लाख रुपये उसके पास मौजूद थे, लेकिन 5 मुहर्रम यानी कि ज़कात का दिन जब आया उस दिन उसके पास सिर्फ 50,000 रुपये थे, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो इससे मालूम होता है कि ज़कात के दिन को याद रखना और उसी दिन हिसाब करना कितना ज़रूरी है। तो इसको फिर से समझ लीजिए कि इस्लामी महीने के एतबार से जिस दिन ज़कात वाजिब हुई थी, आइंदा साल उसी दिन ज़कात का हिसाब होगा और उस दिन जितने भी पैसे होंगे उन तमाम पैसों पर ज़कात निकलेगी, चाहे उन तमाम पैसों पर साल मुकम्मल न हुआ हो। चलिए दूसरा मसला यह है कि मिसाल के तौर पर 2024 में किसी के पास 70,000 रुपया आए और 5 मुहर्रम को ज़कात फ़र्ज हुई, तो 2025 में 5 मुहर्रम को ही ज़कात का हिसाब होगा। 5 मुहर्रम को 2025 में 5 मुहर्रम को ज़कात का हिसाब होगा। अब समझ लीजिए कि किसी के पास 2025 में 2 लाख रुपये हैं, तो 2 लाख रुपये के हिसाब से 5 मुहर्रम में 2 लाख रुपये के हिसाब से ज़कात फ़र्ज होगी, यानी कि उस पर 5,000 ज़कात आएगी। अब अगर किसी ने यह किया कि 5 मुहर्रम में हिसाब करने के बजाय उससे पहले जो रमज़ान आया था उसमें हिसाब किया, या उसके बाद जो रमज़ान आया उसमें हिसाब किया, मतलब रमज़ान में ज़कात निकालने के लिए उसने 5 मुहर्रम में हिसाब नहीं किया बल्कि रमज़ान में हिसाब किया, या तो 5 मुहर्रम से पहले आने वाले रमज़ान में हिसाब किया या 5 मुहर्रम के बाद आने वाले रमज़ान में हिसाब किया। अब इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि उस रमज़ान में 2 लाख रुपये नहीं थे। मिसाल के तौर पर 5 मुहर्रम से पहले जो रमज़ान आया उसमें उसके पास 1,20,000 रुपये थे, तो उसके हिसाब से उसकी ज़कात निकलेगी 3,000 रुपये। या उसके बाद वाला जो रमज़ान था उसमें उसके पास थे 1,60,000 रुपये, इसके हिसाब से ज़कात निकलेगी 4,000 रुपये।
तो अगर उसने 5 मुहर्रम को हिसाब नहीं किया बल्कि उससे पहले आने वाले रमजान में हिसाब किया या उसके बाद आने वाले रमजान में हिसाब किया और पहले आने वाले रमजान के हिसाब से 3000 उसने ज़कात निकाली या बाद में आने वाले रमजान के हिसाब से उसने 4000 ज़कात निकाली, तो पूरी ज़कात अदा नहीं हुई, क्योंकि 5 मुहर्रम के हिसाब से 5000 रुपये ज़कात निकलती थी, लेकिन उसने हिसाब गलत दिन में किया। जिस दिन उसको हिसाब करना चाहिए था उस दिन उसने हिसाब नहीं किया बल्कि दूसरे दिन रमजान में हिसाब किया, तो जो 2000 रुपये यहाँ घट गए या 1000 रुपये यहाँ पर जो घट गए वो गुनहगार होगा और ज़कात अदा न करने का बहुत बड़ा गुनाह उसको होगा और उसके माल में से बरकत खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि जिस दिन ज़कात का हिसाब करना चाहिए था उसने उस दिन ज़कात का हिसाब नहीं किया। मैंने पहले बताया था कि अगर समझो कि किस दिन ज़कात वाजिब हुई वो हमें पता नहीं है, जैसे कि 5 मुहर्रम मैंने यहाँ बताया, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उस पर ज़कात कब वाजिब हुई थी, कब फर्ज हुई थी, तो गालिब गुमान के एतबार से चले, यानी अंदाजा लगावे कि इस दिन ज़कात वाजिब हो सकती है, फुला दिन मेरे पास माल आया था या फुला दिन मुझे किसी ने पैसे हदिये में दिए थे, तो वो दिन हो सकता है मुझ पर ज़कात फर्ज हुई हो। लेकिन गालिब गुमान के एतबार से भी अगर कोई ये तय नहीं कर सकता है कि किस दिन ज़कात फर्ज हुई थी, तो एक मरतबा कोई एक तारीख तय कर ले, जैसे कि 1 रमज़ान या 5 रमज़ान या 20 रमज़ान, कोई भी एक तारीख तय कर ले और फिर पूरी जिंदगी उसी के हिसाब से रमज़ान में ज़कात का हिसाब करे। यानी ये दिन बार बार बदलने की भी गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मरतबा सहूलत थी तो 1 रमज़ान को हिसाब किया, दूसरे साल 5 रमज़ान को हिसाब किया, तीसरे साल 20 रमज़ान को हिसाब किया। इस तरीके से भी अगर हिसाब करेंगे तो हो सकता है कि आपकी ज़कात सही अदा ना हो। एक मरतबा कोई भी एक दिन तय कर ले कि मुझे 1 रमज़ान को ज़कात का हिसाब करना है, तो हर साल 1 रमज़ान को ही ज़कात का हिसाब होगा। अगर हम अपनी मर्जी से आगे पीछे करते रहेंगे तो हो सकता है कि मुकम्मल ज़कात अदा न हो और ज़कात अदा न करने की वईद हम पर लाजिम आ जावे और बहुत बड़ा गुनाह हो जावे। चलिए आगे तीसरा मसला, ये तीसरा मसला है, सोने पर ज़कात वाजिब होती है, चांदी पर, रुपया पर, माल तिजारत पर। सोना अगर 87.5 ग्राम हो तो ज़कात वाजिब होती है, चांदी 612 ग्राम, रुपया 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो, माल तिजारत 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो तो ज़कात वाजिब होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक माल में निसाब पूरा हो। अब ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक माल ऐसा नहीं है कि उसमें ज़कात का निसाब मुकम्मल हो, जैसे कि सोना मिसाल के तौर पर समझ लीजिए 10 ग्राम है, चांदी 100 ग्राम है, रुपया पैसा 100 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर है, माल तिजारत 500 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर है। तो इसमें से कोई भी माल ऐसा नहीं है कि उस पर अलग से ज़कात वाजिब हो, फर्ज हो। लेकिन अगर इसका टोटल करेंगे तो 612 ग्राम चांदी के बराबर टोटल निकलेगा। अलग अलग तो ज़कात फर्ज नहीं होगी, वाजिब नहीं होती है, लेकिन अगर इसका टोटल करते हैं तो 612 ग्राम चांदी के बराबर वो माल पहुंच जाता है, कीमत पहुंच जाती है, तो भी ज़कात फर्ज होगी। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक माल में निसाब मुकम्मल हो। अगर टोटल करने से भी 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर वो टोटल पहुंच जाता है तो भी ज़कात फर्ज होगी। चौथा मसला यह है कि ज़रूरत से ज़ायद सामान जो होता है, जैसे मैंने मिसाल दी थी घर या ज़मीन जिस पर उसका गुजारा नहीं चलता है, जायद घर, जायद ज़मीन, जिसकी आमदनी पर, जिसके किराए पर उसका गुजारा नहीं चलता है, तो चूंकि ये ज़कात के माल में से नहीं है इसलिए इस पर ज़कात नहीं आएगी। लेकिन इससे जो आमदनी हासिल होगी, जैसे कि किराया हासिल होगा या पैदावार होगी जो रुपयों की शक्ल में हमें हासिल होगी, उस पर ज़कात आएगी, क्योंकि जो रुपया है वो ज़कात के माल में से है। घर ज़कात के माल में से नहीं है, ज़मीन ज़कात के माल में से नहीं है, अगर वो कारोबार के लिए नहीं है तो। अगर तिजारत के लिए है तो तिजारत का सामान तो ज़कात के माल में से है, लेकिन अगर घर और ज़मीन तिजारत का माल नहीं है तो फिर उस पर ज़कात नहीं आएगी। लेकिन अगर घर की आमदनी रुपये की शक्ल में हमारे पास आती है, किराया आता है या ज़मीन का किराया आता है, तो ये जो रुपये है वो ज़कात के माल में से है, तो जितने रुपये जमा होते रहेंगे उस पर ज़कात आएगी। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है, याद रखें। घर और ज़मीन पर ज़कात नहीं आती है अगर वो तिजारत के लिए नहीं है तो, लेकिन घर और ज़मीन से अगर हमें रुपये हासिल होते हैं तो उन रुपयों पर ज़कात आएगी, क्योंकि रुपये ज़कात के माल में से हैं। माल तिजारत किसको कहते हैं? देखिए, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1, वो माल खरीदा गया हो। अगर समझो कि कोई माल हदिया में मिला है या विरासत में मिला है तो वो माल तिजारत में शुमार नहीं होगा। एक तो ये कि माल हमने खरीदा हो। नंबर 2, खरीदते वक्त तिजारत की नीयत हो। जैसे कि हमने बाइक खरीदा,
अगर बाइक हमें हदिया में मिला है तो वो माले तिजारत में शुमार नहीं होगा, चाहे हमारी बाद में बेचने की नीयत हो गई हो तब भी वो माले तिजारत में शुमार नहीं होगा। पहले ये कि हमने खरीदा हो और खरीदते वक्त तिजारत की नीयत की हो। बाइक हमने इसलिए खरीदा ताकि हम उसको बेचेंगे और नफा कमाएंगे, तो वो माले तिजारत होगा। लेकिन अगर बाइक हमने इसलिए खरीदा ताकि हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो माले तिजारत में शामिल नहीं होगा। चाहे बाद में हम ये नीयत कर ले कि इस बाइक को हमें बेच देना है, लेकिन खरीदते वक्त तिजारत की नीयत नहीं थी, बेचने की नीयत नहीं थी, तो वो बाइक माले तिजारत में शामिल नहीं होगा। नंबर 3, तिजारत की नीयत आखिर तक बाकी हो। आखिर तक तिजारत की नीयत बाकी हो। मिसाल के तौर पर बाइक खरीदा और जब बाइक खरीदा तो तिजारत की ही, बेचने की ही नीयत थी, लेकिन जब हमारे हाथ में आया तो हमारा इरादा बदल गया। अब हमने सोचा कि इसको नहीं बेचना है, तो नीयत बदल गई। अब वो माले तिजारत में शामिल नहीं होगा, उस पर ज़कात नहीं आएगी। तो ये समझ लीजिए, माले तिजारत वो होता है जो हमने तिजारत की नीयत से खरीदा हो और आखिर तक बेचने की नीयत बाकी हो। अगर खरीदा नहीं है तो माले तिजारत नहीं है। अगर हमने खरीदा उस वक्त बेचने की नीयत नहीं थी तो माले तिजारत में से नहीं होगा। अगर खरीदा उस वक्त तिजारत की नीयत थी लेकिन बाद में नीयत बदल गई तो भी माले तिजारत में से नहीं होगा। अगर ये तीनों चीजें पाई जाएगी तो वो माल माले तिजारत होगा और उस पर ज़कात फर्ज होगी। माले तिजारत में किस कीमत का एतबार होता है, ये सवाल अक्सर होता रहता है। मिसाल के तौर पर बाइक हमने ली बेचने के लिए, हमने बाइक ली 40,000 में, लेकिन हम इसको बेचेंगे 50,000 में, तो किस कीमत के एतबार से ज़कात निकलेगी? तो देखिए, बेचने की कीमत के एतबार से ज़कात निकलती है, तो 40,000 के एतबार से ज़कात नहीं निकलेगी बल्कि 50,000 के एतबार से, यानी कि बेचने की कीमत के एतबार से ज़कात निकलेगी। अब सवाल यह है कि क्या कर्ज पर ज़कात आएगी? मिसाल के तौर पर मैंने किसी को 50,000 रुपये कर्ज दिए हैं, तो सवाल यह है कि क्या उन 50,000 रुपयों पर ज़कात आएगी? जो मैंने 50,000 रुपये किसी को कर्ज दिए हैं, मुझे उन 50,000 रुपयों की ज़कात निकालनी पड़ेगी? तो जी हाँ, अगर मैंने किसी को कर्ज दिया है तो उसकी ज़कात मुझे निकालनी पड़ेगी। अगला सवाल यह है कि क्या कर्ज को माफ कर देने से ज़कात अदा हो जाएगी? मिसाल के तौर पर मुझे 10,000 रुपये ज़कात निकालनी है और मैंने किसी को 10,000 रुपये कर्ज दिया है और वो आदमी गरीब है। अब मैं ये 10,000 रुपये उसको देना चाहता हूँ। अब मैं ये करूँ कि 10,000 रुपये तो उसको नहीं देता, लेकिन जो मैंने उसको 10,000 रुपये कर्ज दिया है वो मैं माफ कर देता हूँ ज़कात अदा करने की नीयत से। तो इस तरीके से ज़कात अदा नहीं होती है। मुझे पहले उससे 10,000 रुपये लेने पड़ेंगे और फिर वो 10,000 रुपये उसके हाथ में ज़कात की नीयत से देने पड़ेंगे, तो ही ज़कात अदा होगी। या ये भी हो सकता है कि हम पहले 10,000 रुपये उसको ज़कात में दे दे और फिर उससे ये कहे कि अब जो मैं तुझसे 10,000 रुपये मांग रहा हूँ वो मुझे वापस कर दे। तो इस तरीके से हम ज़कात से कर्ज को वसूल कर सकते हैं। देखिए, ये बाकी सवालात है कि कौन से कर्जों में ज़कात आती है और किस कर्ज में ज़कात नहीं आती। डिपॉजिट पर ज़कात वाजिब होती है या नहीं, पीएफ में ज़कात का क्या मसला है, गिरवी रखे हुए सामान पर ज़कात का क्या मसला है, इसी तरीके से शेयर्स पर ज़कात, बीसी पर ज़कात, इंश्योरेंस में जमाशुदा रकम पर ज़कात, ये सारे सवालात हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।